नमस्कार। मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। आज स्वतंत्रता दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई। स्वतंत्रता के मायने समझिए और स्वतंत्रता को एंजॉय कीजिए। प्रधानमंत्री जी ने लंबा भाषण दिया। मीडिया ने कहा कि सबसे लंबा भाषण दिया प्रधानमंत्री जी ने, और इस लंबे भाषण में जो लंबी संख्या है, बड़ी संख्या है, 85 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज के लिए भी मुहताज है, उनके लिए इस आजादी के क्या मायने हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री के भाषण के क्या मायने। हालांकि प्रधानमंत्री ने बात की मोटापे पे। उन्होंने कहा कि मोटापा से बचना होगा, क्योंकि 10% तेल कम कर दीजिए। आने वाले समय में बहुत बड़ी बीमारी मोटापा बनने जा रही है। हालांकि जो भारत की तस्वीर है उसमें मोटापा बहुत बड़ी समस्या नहीं है। 3% लोग हैं इस देश में जो मोटे हैं या मोटापे से पीड़ित हैं, जो मान लीजिए दोनों में से। बड़ा हिस्सा जो देश का है वो कुपोषित है। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें 2023 की जो मेरे पास रिपोर्ट है उसमें से 125 देशों में से 111वें स्थान पे भारत है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भूख की गंभीर स्थिति दिखाई जाती है। सबसे ज्यादा बच्चे भारत में कुपोषित हैं, और कुपोषण का जो कारण है वो है गरीबी, असमानता और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अगर हम बात करें तो 3% बच्चे अति वजन के शिकार हैं। 15 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं में कुपोषण का स्तर 18.7% है। और जो बौनेपन के शिकार हैं उनका प्रतिशत है 35.5%। 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे हैं जो बौनेपन का शिकार है। 19.3% बच्चे हैं जो दुबलेपन का शिकार हैं, और 32.1% हैं जो कम वजन से पीड़ित हैं। ये है तस्वीर है देश की। और इस डेटा में न भी जाएं तो आपको पता है प्रधानमंत्री बार बार कह करके बता चुके हैं, याद करा दिया उन्होंने कि 85 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं मुफ्त में। अब वो मुफ्त है या नहीं है ये भी आप विचार कीजिए। आप प्रबुद्ध लोग हैं हमारे साथ। और जो आजादी के मायने थे, जिसलिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई, सुबह भी मैंने बात की थी कुछ उस पर कि पिछले 1857 से अगर 1947 की बात करें तो 90 सालों में जो आजादी की लड़ाई चली उसमें ढेर सारे लोग शहीद हुए, जेलों में बंद किए गए, प्रताड़नाएं झेली। वो जलियांवाला बाग हो या चौरा चौरी कांड हो या भगत सिंह को फांसी पे लटकाया जाना हो, नेहरू को जेलों में बंद किया जाना हो, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ जो प्रताड़ना हुई वो हो, या और भी ढेर सारे लोग हमारे आपके जिसके तिसके सबके साथ। वो जो 85 करोड़ लोग हैं जो 5 किलो अनाज के लिए आजादी के 79 साल बाद भी, 78 साल बाद भी जो परेशान है, जो सरकार की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं कि कब 5 किलो अनाज आएगा, उनको इस आजादी से क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल है कि जब 60% आबादी 5 किलो अनाज के लिए खड़ी हो लाइन में, वैसे में देश का प्रधानमंत्री जो है वो लाल के प्रचार से प्राचीर से मोटापे पर बात करें तो इसका क्या मतलब होता है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे साथी हैं। हमारे साथ देखिए फिलहाल 4 साथी हैं। नमस्कार, आप सबका स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार है। नमस्कार संजय भाई। प्रोफेसर हैं डॉक्टर संजय कुमार, लखीमपुर खीरी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल भाई हैं। प्रफुल्ल भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं।
हमारे साथ सुनील शुक्ल जी है। सुनील जी नमस्कार, आपका स्वागत। सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रयागराज में हैं। और हमारे साथ सैयद भाई हैं। सैयद भाई नमस्कार, आपका स्वागत। एडवोकेट हैं, संवेदनशील नागरिक हैं। हमारे साथ शैलेंद्र कुमार भी हैं, लेकिन उनका नेट काम नहीं कर रहा है, दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन फोटो नहीं। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ स्क्रीन पर है नंबर में और जो कमेंट बॉक्स में है नाम के साथ, आप सबको नमस्कार, आप सबका स्वागत। मैं पहले, मेरे बेटे ने सुबह सुबह जो है आज मुझे जो लगाया हुआ था, उसने उस पर अपने स्टेटस पे, आजकल स्टेटस लगाने का ज़माना है, वो तो मैंने देखा स्टेटस, तो मुझे लगा ये तो बड़ा अच्छा है और ये मुझे आज दिखाना चाहिए। उसने जो स्टेटस लगाया है वो आपको सामने मैं रख रहा हूँ, ये देखिए। ये द हिंदुस्तान टाइम्स है, जब जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन का पहला पेज है, ये अखबार है ये। और ये देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता है, और इस कविता वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ये कविता। और ये देखिए उसका हिंदी अगर कहें तो हिंदी में ये है, हालांकि बांग्ला कविता है और हम बात करेंगे इस पर प्रफुल्ल भाई से। वो कह रहे हैं वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हाई हेल्ड हाई, जहाँ मन भय जहाँ मन भय मुक्त हो, जहाँ मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान मुक्त हो, जहाँ दुनिया टुकड़ों में बटी न हो, संकीर्ण घरेलू दीवारों से जहाँ शब्द सत्य की गहराई से निकलते हो, जहाँ अथक प्रयास पूर्णता की ओर अपनी बाहें फैलाए हुए हों, जहाँ तर्क के निर्मल धारा जहाँ अपना मार्ग न खोए हो, मृत आदत की नीरस रेगिस्तानी रेत में जहाँ मन आपके द्वारा आगे बढ़ाया जाता हो, निरंतर विस्तृत होते विचार और कर्म में स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता मेरे देश को जागृत करो, वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी into ever widening thought and action into the heaven of freedom, my father let my country awake। और देखिए उसके बाद ये भी एक लगाया हुआ था उसने, 78 years ago India woke up to freedom, a freedom built on the courage and sacrifice of countless heroes। Today as we celebrate our 79th Independence Day, let's remember their legacy and pledge to protect the unity, diversity and dreams of our nation। जय हिंद। तो ये हमारा देश स्वतंत्रता दिवस, और इस स्वतंत्रता दिवस पे हमारे महान प्रधानमंत्री जो 11 साल से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आरएसएस को याद करते हैं। वो आरएसएस से जो आज़ादी की लड़ाई में कहीं खड़ा नहीं था, वो आरएसएस जिसने तिरंगा नहीं लहराया अपने हेडक्वार्टर पे, वो आरएसएस जिसने संविधान को नहीं माना, और वो आरएसएस जिसके लोग आज भी मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं इस देश में, संविधान को हटाना चाहते हैं, जिनके लिए सामाजिक न्याय जो है वो जातिवाद है, जिनके लिए सेंगोल जो है धर्म है, देश है, जिनके लिए क्या कहा जाए। बहरहाल मैं आता हूं आज, पहले प्रफुल्ल भाई आपसे बात करते हैं। हमारे साथ शैलेंद्र भाई भी जुड़ गए। शैलेंद्र भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। जो कविता मैं पढ़ रहा था, आपने जी बिल्कुल पढ़ी है, कविता नहीं पढ़ी ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता, आपने तो तमाम चीजें पढ़ी हुई है। और इसमें मैं कविता का जो देख रहा था, ये उन्होंने एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बांग्ला कविता थी, चित्तो जेठो भय शून्यो, जहां मन भय मुक्त हो। जब इस कविता की बात करते हैं, चित्त जेथा भय शून्य, चित्त मतलब चित्त हृदय। जी हाँ, चित्त जेथा है मतलब जब हृदय आपका भय शून्य, बिल्कुल। फेयरलेस। जी, चित्त चित्त हम लोग बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में भी। बिल्कुल। देखिए प्रफुल्ल भाई थोड़ा सा सर, आप लेफ्ट हो जाइए ताकि आपका पूरा फेस आए स्क्रीन पर। अभी आप, हाँ, ये करेक्ट करेक्ट एकदम सही है जी। असल में मैं तो जब रविन्द्रनाथ जब टैगोर गांव की में इस रहता कविता हूँ, से ही शुरुआत करें।
जी। असल में जब बाम रहता हूँ तभी सही रहता हूँ। नहीं, मध्य में रहिए, ज्यादा अच्छा, ये देश मध्य को पसंद करता है। हाँ, मैंने जितना बाम दिल है उतना बाम। और मैं ये कह रहा था कि देखिए, ये कविता जब लिखी गई थी, उसके साथ और एक कविता की चर्चा करूंगा। पहले पूरी कविता बताता हूँ। तो पहले उसके हमारे यहाँ एक अफसर थे, तो उनका नाम था चित्तरंजन। तो दासगुप्ता, उनको चित्तरंजन दास। अरे मेरे यहाँ अफसर थे भाई, चित्तरंजन दास पर कहाँ चले। अच्छा, चित्तरंजन दास तो बहुत बड़े आदमी थे। तो उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में जब वो उनको पूछा गया, उनसे पूछा ही गया कि अच्छा, चित्तरंजन का मतलब क्या होता है। तो वो थोड़ा गड़बड़ा गए। आए तो हमको बोले कि हमने जवाब तो दिया, लेकिन मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ, इसका मतलब क्या होता है, सही सही समझाइए। इंटरव्यू ने बर्बाद कर दिया। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन समझते हैं, चित्तरंजन कुछ अलग चीज है। जहां सारी इंद्रियां आकर के समाहित जिसमें हो जाती है, अस्तित्व होता है, हिंदू दर्शन का वह शब्द है। इसीलिए जो है सो पहले आपको, मन तो चंचल होता है और चित्त जो है सो एक जगह बना रहता है, चित्त स्थिर रहता है। तो चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए ही योग है। मन को अवरुद्ध करने के लिए योग नहीं है। चित्त की चंचलता को, चित्त अगर हो, उसको स्वाभाविक दशा में होना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि जहां समस्त इंद्रियां और अस्तित्व होता है, सत पहले सत का बोध होता है, फिर चित्त। और सत्य और चित्त जब दोनों मिल जाते हैं तो ये जिस चीज की अनुभूति कराते हैं वो होता है आनंद। और वह ब्रह्म स्वरूप है, इसको सच्चिदानंद बोलते हैं। बहरहाल, लेकिन ये कविता है, चूंकि बांग्ला एक सांस्कृतिक भाषा भी है, और बांग्ला भाषा में उर्दू फारसी का, संस्कृति का बहुत योगदान है, और शब्द का तो है ही। मैं पूरी व्याख्या में नहीं जाऊंगा, मैं पहले कविता पूछना चाहता हूँ। चित्त यथा भय शून्य उच्च माथा यथा स्थिर। जहां पर चित्त जो है सो भय शून्य हो, अब माथा यहाँ ऊंचा हो, ज्ञान यहाँ मुक्त हो। आप जानते हैं कि ये जो हमारा यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका ध्येय वाक्य क्या है? ज्ञान, विज्ञान का ध्येय वाक्य है कि ज्ञान जहां आपको मुक्त जो करता है, ज्ञान सा मुक्ता, ये उस यूजीसी का ध्येय वाक्य है। तो ज्ञान जो मुक्त, ये नहीं कि ज्ञान बोझ बन जाए, लकीर बन जाए। तो वो उन्होंने कहा था कि ज्ञान यथा भय यथा मुक्तो यथा गृहेर प्राचीर। जहां घर का इसके पहले मैंने बिना दरो दीवार का घर बनाया जाए, गालिब ने भी कहा था। तो बोल रहे हैं कि जहां घर बिना दीवार के हों, यानी बिना विभाजन के हों, संबंध जहां इतने उन्मुक्त हों, स्वीकार्य हों और सहज हों, ऐसी जगह पर। लंबी कविता है। यथा वाक्य हृदय, जहां वाक्य हृदय से निकलता हो, जहां मुंह से नहीं निकलती हो बातें। लंबी कविता है। तो अब हिंदी में इसको लोग ऐसे पढ़ते हैं कि चित्त यथा भय शून्यो, चित्त यथा भय शून्य उच्च यथा शिर, ज्ञान यथा मुक्तो यथा गृहेर प्राचीर। आपन प्रांगण तले दिवसे शर्वरी वसुधा रे राखे नाई, ठंड क्षुद्र करी। तो इस तरह से है, और हिंदी में पढ़ने में उसको थोड़ी बांग्ला उच्चारण के साथ थोड़ी असुविधा भी होती है। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय में जब आजादी का आंदोलन हो रहा था, तो वो कह रहे थे कि कैसा देश चाहिए, आजादी क्या होती है। तो उन्होंने आजादी को परिभाषित किया कि जहां चित्त वैशून्य हो और माथा ऊंचा हो। वहीं शैलेंद्र भाई साहब हैं, वहीं जो हमारे ये थे फैज अहमद फैज थे, उन्होंने ये जहां भाव मूलक है, उच्छ्वास है, उच्चता है इसमें, वही यथार्थ की छाव लेकर के यथार्थ की स्थिति का जब वर्णन फैज अहमद फैज करते हैं, तो वो इस कामना के तहत जो आजादी मिली, उसके हस्र को इन शब्दों में कहते हैं कि चली है बसन वतन निसार तेरी गलियों पे, चली है जहां रस्म की कोई इन सर उठा के चले। हमने जिस आजादी की कल्पना की थी, जहाँ चित्त भय शून्य हो और माथा ऊंचा हो, और जो हमने हासिल किया वो इस रस्म को हासिल किया कि कोई न सिर उठा के चले।
अगर कोई चाहने वाला तवाफ पर निकले तो सिर झुका के चले, जिस्मों जहाँ नजर चुरा के चले, जिस्मों जहाँ बचा के चले। तो हमें यह आजादी हासिल हुई। आपने बहुत अच्छा ये किया कि मोदी के भाषण में मैं आपका जो घोषित विषय है उस पर आ जाऊं, अगर आपकी इजाजत हो, और नहीं तो फिर बाद में जैसा आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कि इनको आजादी क्या है, थोड़ा सा लंबा होगा। मेरी एक किताब का नाम है राष्ट्रीयता और आजादी का मतलब। तो देखिए आजादी का क्या है कि सुरक्षा, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो 3 टर्म आया। आप जानते हैं कि ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन जितने थे, यानी कि जो डॉलर की आर्थिक प्रणाली पर जो लोग काम कर रहे थे, जिसमें IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह आया, ये जब फेल किया, WTO जब ये हुआ, जब आया तो उसने 3 शब्द उछाले हवा में: सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि। अब ये 3 त्रियक को, ट्राइपॉड को समझिए कि आपको अगर सुरक्षा चाहिए तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और स्वतंत्रता अगर चाहिए तो समृद्धि नहीं होगी। अपने आप को गुलाम करना होगा, बताना होगा। आपको नौकरी का मतलब है हम अपनी स्वतंत्रता को वहां पर कुछ देर तक के लिए गिरवी रखते हैं। दास में और स्वतंत्र मजदूर में क्या अंतर है? अंतर यही है कि मुख्य मोटा अंतर यह है कि दास को अपना श्रम किसको बेचना है इसका अधिकार नहीं होता है, लेकिन जो मजदूर होता है उसको सिर्फ इतना अधिकार होता है कि मैं अपने आप को आज किसको बेचूं, अपने श्रम को। तो अपने खरीदार को तय कर सकता है, और जो दास होता है, गुलाम होता है, अपने खरीदार को तय नहीं कर सकता है। यही दोनों में मूल अंतर है, और नहीं तो अब बहुत इस पर बहस है। तो ये कहा कि इन्होंने कहा कि नहीं, आपको स्वतंत्रता नहीं, आपको कॉम्प्रोमाइज करना होगा अगर समृद्ध होना चाहते हैं। दोनों के एक दूसरे के पूरक में नहीं, स्वतंत्रता और समृद्धि नहीं, स्वतंत्रता या समृद्धि, सुरक्षा या समृद्धि। सुरक्षा के नाम पर तमाम लोगों को कैद कर दिया जाता है, सुरक्षा के नाम पर महिलाओं को कहा जाता है बाहर मत जाइए, सुरक्षा के नाम पर लोगों को और उन सामाजिक मुद्दों, उन सामाजिक सवालों को उठाने से बचने के लिए कहा जाता है कि भाई ये सब बात बाहर में मत किया करो। हाँ, लोग आजकल बहुत खतरा है। आपके टीवी चैनल पर, आपके इस पर जब हम लोग जैसे लोग बात करते हैं, हर किसी को परिवार से ये जरूर संदेश मिलता है ये सब वो करने की क्या जरूरत है, इसमें अपने खतरे हैं। धनंजय जी को होता होगा कि नहीं होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन परिवार से इस तरह के लोग जो आपके शुभचिंतक हैं वो बोलते हैं ये असुरक्षित है सरकार के खिलाफ जाना, सामाजिक मुद्दों को उठाना। तो लोग जब अपनी अपनी सुरक्षा देखकर चलते हैं तो आजादी का मतलब तो यही होता है कि जहां मनुष्य भय शून्य हो, जो उन्होंने कहा, लेकिन उसके साथ साथ उसका व्यवहारिक मतलब यह होता है कि हम एक दूसरे के कैसे काम है। उस समय लाहौर कॉन्फ्रेंस में ही शायद 1929 में सुनील जी या इतिहास के विद्यार्थी जो हैं वो याद उनको होगा कि वहां पर उन्होंने कहा था, नेहरू जी ने कहा था, जब पूरा देश इंडिपेंडेंट मूवमेंट की इस पर चल रहा था, तो नेहरू जी ने कहा था कि इंडिपेंडेंस क्या होता है, दुनिया में कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है, असली बात है इंटरडिपेंडेंसी की। हम एक दूसरे पर सम्मान पूर्वक आश्रित हो, एक दूसरे के काम आए, हम आपके, हमारा देश दूसरे देश के काम है, दूसरा देश हमारे इसमें काम है, और इसका फैसला हम करें कि हम किसके क्या काम आएंगे और कौन हमारे क्या काम आ सकता है। यही है आजादी देश के मामले। तो उन्होंने ये कहा, लेकिन इनका जो अभी जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, देखिए इनकी स्वतंत्रता के बोध में ही अंतर है। ये शरणागति में स्वतंत्रता का बोध करते हैं, यहाँ स्वतंत्रता का नहीं, शरणागत होने का मूल्य बोध है, तो ये शरणागति में करते हैं। अब पूरी सांस्कृतिक धारा देख लीजिए, दीन वत्सल और तमाम तरह की चीजें जो शरणागत आ जाए। गीता में भी कहा गया, मामेकं शरणं व्रज, कि मेरे शरण में आ जाओ फिर सब कुछ हो जाएगा। रामचरितमानस में यही लिखा गया है कि जब बालिक ने कहा, सारी बातें कही, तो प्रभु ने यही कह दिया। ऐसा रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, कि अचल करहूं तन राखहु प्राण, कि अचल कर देता हूं जब वो शरणागत होने की स्थिति में आया। तो
तो वो नहीं, तो आरएसएस इस बात को मानता है, और आरएसएस ही नहीं पूरी हिंदुत्व की राजनीति ही शरणागति में स्वतंत्रता को खोजती है, समर्पण में ही संभावना देखती है कि समर्पण कर दो, उसी में संभावना है, उसी में है। और समर्पण अगर नहीं करते हो, डेडिकेशन अगर नहीं करते हो, तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। यानी कि एक भी अगर विरुद्ध में बात किया, समर्पण अगर समर्पित नहीं हो, तो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। यानी कि वफादारी ही सबसे उनका मूल्य है। स्वतंत्रता बोध प्रश्न इसलिए उनको पसंद नहीं है। तो ये उनकी राजनीति का है। अब 5 केजी और 85 करोड़ का जो आपने ये बताया, तो ये 85 करोड़ लोग जिनको 5 केजी पर जिंदा रखने का ये बात करते हैं, उसका विकास से कोई संबंध नहीं है। उनको कहने में शर्म भी नहीं आती है कि उनके यहाँ भी कांग्रेस ने जो किया सो किया। 11 साल में वो 85 करोड़ से 84 करोड़ नहीं हुआ, वो 84 करोड़ 99 लाख भी नहीं हुआ, वो 85 का 85 एक मुहावरा इन्होंने बदल दिया है। हालांकि बताएंगे लोग, आंकड़े इसकी गवाही नहीं देते हैं कि इतने लोगों को आप 5 केजी अनाज मोटरी गठरी देते हैं, उसमें भी काफी कटौती है। लेकिन अगर देते भी हो तो यह आजादी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसमें इनको स्वीकार करना चाहिए, इन्होंने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया। यह आध्यात्मिक राष्ट्र की बात करते थे और कांग्रेस राजनीतिक राष्ट्र की बात करते थे। फर्क क्या है? ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते थे आध्यात्मिक राष्ट्र के अंतर्गत। ये उसमें कोई वहां द्वंद्व नहीं था। ये इनका मूल्य था, राजनीतिक जड़ता इनकी मूल्य थी कि राजनीति एकदम शून्य की स्थिति में रहे और समाज पर वर्चस्वशालियों का प्रभाव जमा रहे। ये इनका ये था। और ये सहअस्तित्व में नहीं, एक के अस्तित्व में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से इनकी, लेकिन हमारे यहाँ जो आजादी का आंदोलन चला वह वैज्ञानिक राष्ट्र, द्वंदात्मक मूल्य चेतना और राजनीतिक गतिशीलता में इनका विश्वास था। इनका विश्वास था सहअस्तित्व में, सहमिलानी में, समावेशी और सहयोगी राजनीति में इनका विश्वास था। तो आजादी की भिन्न भिन्न अवधारणाओं में बहुत सारे लोग उस समय में थे जो आरएसएस में नहीं थे, लेकिन जो आध्यात्मिक राष्ट्र और भारत को एक ऐसा राष्ट्र मानते थे जिसमें लोग भौतिकता की चिंता से परेशान नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन हमारे पास जो जीवन था वह था कि नहीं, भौतिकता ही परम है। और ये भारत में इसकी संस्कृति की दो धारा हमेशा से रही है। कबीरदास ने कहा कि अगर शब्द कहने से ही पेट भर जाता है तो चीनी कहने से ही मुंह मीठा हो जाता है। भगवान का नाम लेने से ही अगर भगवान मिल जाएंगे तो चीनी कहने से मुंह में मीठा हो जाना चाहिए। तो उन्होंने ये भी कहा कि या देहि बिन शब्द स्वादन, कि अगर देह में जो प्राण है इसके बिना अगर देह नहीं है तो न शब्द है न स्वाद है। इसलिए भौतिक लक्षणों को, भौतिक चीजों को कि हम अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो राष्ट्रवाद, जो राजनीतिक राष्ट्रवाद है, यह भौतिकता की बात करता है, ये भौतिक विकास की बात बोलता है, आध्यात्मिक विकास की नहीं। आध्यात्मिक उच्चता की बात जिनको करनी है वो राजनीति के फ्रेम से बाहर जाकर के बात करें। लेकिन ये आरएसएस जैसी संस्था, भारतीय जनता पार्टी जैसी संस्था आध्यात्मिक चेतना के प्रलोभन में उसको एक तरह का माया जाल में उसको विकसित करके हमारे भौतिक विकास की तमाम संभावनाओं को ये अवरुद्ध कर देते हैं। और इसी में इनकी कामयाबी शामिल रही है और यही इनका सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसलिए मोदी जी का जो आज भाषण हुआ और जिस शब्द में उन्होंने आरएसएस की प्रशंसा की, तो मुझे तो लगता है कि ये वैसा ही था जैसे गांधी पर गोली चलाने के पहले गोडसे ने उनके पैर की तरफ हाथ बढ़ाया था। गांधी को तो मारने में वो कामयाब रह गए, लेकिन गांधी के सामने जो एक बार उनका हिंदुत्व की राजनीति का सिर झुका तो आज तक झुका हुआ है और सिर उठा नहीं पाए हैं। आज भी प्रधानमंत्री गांधी की मजार पर, गांधी की समाधि पर जाकर के सिर झुकाते हैं ना, विचारधारा में चाहे जो भी करते हो, तो उनको सिर तो झुकाना ही पड़ता गांधी के सामने। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि तब से चले आ रहे हैं। तो उसी तरह से आज नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को एनजीओ बता दिया। एनजीओ तो डिग्रेड किया ना। आरएसएस कहीं बड़ी संस्था, आरएसएस वाले को इतना बोध नहीं है कि हमको एनजीओ बता करके हमको डिग्रेड किया है। एनजीओ का अगर मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है तो तमाम तो सभी तो कांग्रेस पार्टी क्या भी एनजीओ है, भारतीय जनता पार्टी खुद भी एनजीओ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं। लेकिन एनजीओ का तो सिर्फ नॉन गवर्नमेंटल होने का मतलब नहीं है। एनजीओ का एक खास मकसद होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह की बात छोड़ भी दीजिए, एक खास मकसद होता है, खास मूल्य के वो समर्पित होता है दुनिया, और मुख्यतः वह मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित होता है। किस एनजीओ का आदमी हाफ पैंट पहन करके गणवेश में चलता है? किस एनजीओ का आदमी लाठी चलाता है?
मेरे कहने का मतलब, आपने एनजीओ करके तो उसको डिग्रेड कर दिया भाई साहब। अब 100 साल के आरएसएस और 75 साल के मोहन भागवत और 75 साल के मोदी जी, ये 3 तिकड़ी में लगा हुआ है। तो पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं, संजीव बलियान की हार ने भारतीय जनता पार्टी को भीतर से हिला दिया है ठीक है, और ठीक है। रूढ़ी जीत मैं- गए हैं। मेरे ठीक है। कहने का मतलब यह है कि इनका अब इसलिए आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं, और झुक करके प्रशंसा करते हैं, इनके पैर के नीचे की चादर ही खींच ले रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं विनय भाई भी। विनय भाई नमस्कार, आपका स्वागत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाँ, विनय भाई। बाकी सुनील जी तो पहले आ चुके थे। सुनील जी, मैं आपके सामने आता हूँ। मैं देख रहा था कि मीडिया में खबर है, मैंने तो उनका भाषण नहीं सुना, लेकिन वो था कि सबसे लंबा भाषण अब तक का नरेंद्र मोदी जी का रहा, और वो लगभग जो है 103 मिनट बोले। 103 मिनट, 1 घंटा 43 मिनट। 2 मिनट और बोल देते तो 1.25 घंटा हम कह पाते। 43 मिनट का चक्कर लगा दिया और गड़बड़ किया। इसके पहले था कि 2024 में वो 98 मिनट बोले थे। उसके पहले 2023 में 90 मिनट बोले थे। 22 में 82 मिनट बोले थे। 21 में 88 मिनट बोले थे। और सबसे छोटा भाषण जो दिया था उन्होंने, 2017 में दिया था। 2014 में 66 मिनट भाषण दिया था। मुझे लगता है जैसे जैसे ज्यादा होता जा रहा था, उनको भाषण करने का जो समय है वो कम करते जाना चाहिए था। शुरुआत में आदमी ज्यादा बोलता है, फिर धीरे धीरे थकने लगता है, रिपीट करने लगता है। लेकिन दैनिक भास्कर ने लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर पर नरेंद्र मोदी जी ने 13 मिनट बोला। 13 मिनट ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने की क्या जरूरत थी? लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पे भाषण दे रहे हैं, तो स्वतंत्रता पे बात की जानी चाहिए थी। मताधिकार किस तरह से छीना जा रहा है उस पर बात होनी चाहिए थी। किस तरीके से देश 79 साल 78 साल की आजादी के बाद भी 85 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, उस पर मोहताज है, उस पर बात होनी चाहिए थी। क्या सुनील जी? धन्यवाद धनंजय जी। कितने मिनट तक उन्होंने भाषण दिया यह जानने के लिए भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं थी। आपने बिना भाषण सुने ही बता दिया कितने मिनट उन्होंने बोला जी। और लंबे भाषण सुनने के मेरे जीवन में बहुत अवसर आए हैं और आपने भी सुन पाया होगा। जिन भाषणों को हम नहीं सुन पाए हैं, उन भाषणों को हम इतिहास में जाकर के, आर्काइव में जाकर के पढ़ते हैं कि आखिर उसमें यह कितना बड़ा भाषण था, इसमें क्या बात कही गई थी। जिन लोगों ने भाषण नहीं पढ़ा सुना, उसमें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खोज करके भाषण पढ़ने की कोशिश की। भाषण क्यों सुना जाता है? भाषण सुनने के लिए हम क्यों जाते हैं? अपने विद्यार्थी जीवन में हम लोग घंटों घंटों खड़े रहते थे अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनने के लिए, चंद्रशेखर जी को सुनने के लिए, मधुलिमा को सुनने के लिए, जास को सुनने के लिए, तमाम बड़े बड़े नेताओं को सुनने के लिए खड़े रहते थे, जाते थे विश्वविद्यालय से निकल करके कि आज भाषण सुनना, क्योंकि हमें कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती थी, दुनिया को देखने समझने की एक नई सोच मिलती थी, कैसे हम आगे बढ़ेंगे इसके बारे में प्रेरणा मिलती थी, देश कैसा बनेगा इसका एक सपना मिलता था। आज क्या था? सवाल यह है कि आज देश में मुख्य समस्या कुपोषण है और प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं मोटापे की। सवाल इस समय देश में यह है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की घटना हुई क्यों? प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं उसके अलग अलग पक्षों की। कैसे कोई बात आपके सुनेगा और क्यों सुनेगा? और आप बड़ी बात, लंबी बात दो ही लोग कर दिया, तो जिनके पास बहुत बहुत सारा कंटेंट है वो बोलते हैं। अमर्त्य सेन को सुनेंगे, वो लंबा बोल रहे हैं तो आपको हर वाक्य में आपकी रुचि बनी रहेगी। और ये किस तरह के लोग होते हैं? हमारी तरह के लोग, जिनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, केवल वाक्यों को बटोरते रहते हैं, बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। सवाल है ना, आप अगर प्रधान लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर के जब कोई प्रधानमंत्री बोलता है देश का, तो उसको केवल देश के लोग नहीं सुनते हैं, दुनिया सुनती है। अपने स्वदेश में और दुनिया के पैमाने पर जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है, उस पे देश के रुख और रुझान का पता चलता है।
आप अपने देश को किधर ले जाना चाहते हैं, इस देश के नागरिकों को क्या आप देना चाहते हैं, उनके सपनों को कितना पूरा करना चाहते हैं, इसका एक आश्वासन होता है। हमारे वर्तमान को सुरक्षित रखने का एक आश्वासन होता है और एक बहुत बेहतर भविष्य बनाने का एक वायदा मिलता है। क्या ऐसा मिलता हुआ दिखाई पड़ा? अगर अपने पुराने कार्यक्रमों, योजनाओं, नीतियों को लेकर के अगर आपके पास कुछ देश को बताने के लिए नहीं है कि हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, हम इतना आगे बढ़ गए और हम ये करने वाले हैं, जो और कोई नई बात कहने के लिए आपके पास नहीं है, तो कोई प्रधानमंत्री को क्यों सुनेगा? प्रधानमंत्री का भाषण कोई सामान्य भाषण तो है नहीं। पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना करने के लिए हम प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुनते, खासतौर से लाल किले की प्राचीर से। वो तो सबको पता है कि राजनीतिक एक दूसरे के विरोधी राजनीतिक दल के लोग एक दूसरे के बारे में क्या बोलते हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों की आलोचना मात्र से काम नहीं चलने वाला। आपके प्रति विश्वास नहीं बढ़ जाएगा, आपके प्रति आदर नहीं बढ़ जाएगा। अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की सोच की भ्रूण हत्या कर दी गई, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब हम इसकी जांच करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि अरे कितने हमारे पूर्ववर्ती नेता किस तरह से ऐसे गैर जिम्मेदार लोग थे जिन्होंने देश की जरूरतों को नहीं महसूस किया, तो पता चलता था कि आज से कई साल पहले, कई दशक पहले उस परियोजना पर काम शुरू हो गया था, उसमें उत्पादन शुरू हो गया था। यह जरूर था कि जो इनिशियल स्टेज पे पूर्ववर्ती सरकारों ने कर दिया, उसके आगे सरकार ने कोई काम नहीं किया। और अगर आप सेमीकंडक्टर को लेकर के सवाल पैदा करते हैं पूर्ववर्ती सरकारों पर जो काम करती हुई दिखाई पड़ी, तो आने वाली पीढ़ियां ये पूछेंगी कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अमेरिका और चाइना इतना आगे बढ़ गए थे, तो हम क्या कर रहे थे? हम कहां बैठ के घुइयां छील रहे थे? कौन सा काम कर रहे थे? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। पब्लिक को मूर्ख बना रहे, पब्लिक को मूर्ख बना रहे। अब सोचिए आप, और इस देश में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए, स्थापित करने के लिए इस सरकार ने क्या किया पिछले एक दशक से? विज्ञान की पढ़ाई कहां पहुंच गई है? संजय कुमार जी बैठे हैं, आप इसे पूछिए कि आज कितने रुचि रह गई है लोगों में। इस विज्ञान की पढ़ाई को कितना प्रोत्साहित करती हुई सरकारें दिख रही है। परीक्षा पे चर्चा का बजट तो बढ़ता चला जा रहा है, शिक्षा पे जो खर्चा वो घटता चला जा रहा है, जो छात्रवृत्तियां मिलती रही हैं विद्यार्थियों को वो घटती चली जा रही है, शोध के लिए जो आर्थिक सहायता मिलती थी वो घटती चली जा रही है, विभिन्न योजनाएं बंद कर दी गई, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं को पढ़ने पढ़ाने के लिए जो आर्थिक सहायता दी जाती थी बंद पड़ी हुई है। शिक्षा में आज भी बजट आप बढ़ाने की स्थिति में नहीं आए, जो किसी भी विकसित देश के लिए आवश्यक है। और आप कहिए कि साहब वो तो पुरानी सरकारों ने, हम ये भी कहिए कि हम आलोचना नहीं करना चाहते कि सेमीकंडक्टर के काम की भ्रूण हत्या कर दी गई थी, भटकती, लटकती, छटकती, क्या क्या शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। अब सवाल यह है कि आपसे कोई ये नहीं सुनने के लिए बैठा है कि 1947 से आजादी के बाद 2014 तक की सरकारों ने क्या किया। अब आज ये जानना चाहता है आदमी कि 2014 से लेकर के अब तक किस सरकार ने क्या किया, वो कितनी मजबूत नींव खड़ेगी कि आगे वाले आने वाला जो दिन है उसमें तेजी से जो आज का युवा है उसको अवसर मिलते रहेंगे, पढ़ने, पढ़ाने, शोध करने, नई डिजाइन बनाने, बेहतर रोजगार के अवसर, बेहतर उत्पादन, इसके तमाम अवसर मिलेंगे। किसी बात का आश्वासन आपको मिला इस पूरे भाषण में? प्रधानमंत्री जी ने फिर वही सुरक्षा की बात और जितने सार्वजनिक स्थल हैं, जितने सैन्य स्थल हैं, उनके सुरक्षा का सवाल और ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे उठा के एक बार फिर से वो राष्ट्रवाद का माहौल बनाने की उन्होंने कोशिश की, जो पूरी तरह से इनका जो नैरेटिव है वह ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव की घटना के बाद पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। अगर यह सरकार आप पहलगांव की घटना के कारणों के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं होगी, वह आतंकवादी वहां कैसे पहुंच गए और यह लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएगी कि जहां पे हजारों पर्यटक थे वहां सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी। आपकी कोई बात इस देश के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों के मन में सवाल है, आप सेना के पराक्रम का उल्लेख करके जो वह प्रारंभिक विफलता थी जिसके कारण से ऑपरेशन सिंदूर की आवश्यकता बताने लगे, उन अगर कारणों को आप नहीं बताते हैं तो ये आपका राष्ट्रवाद का नारा चलने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने खूब कोशिश की आज, इसमें कोई दो राय नहीं। जो उन्होंने ये बात कही कि
अस्पतालों को, सार्वजनिक स्थलों को, नागरिक स्थापना की चीजों को, सैन्य ठिकानों को एक व्यापक कवरेज के लिए दिया जाए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ये, लेकिन कोई बता दे कि मधुबनी के रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की कौन सी व्यवस्था हो जाएगी? कोई जान ले कि बक्सर के रेलवे स्टेशन वो क्या कर देंगे आपके, वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा, और कौन सी आज स्थिति की वो सुरक्षित नहीं है। तो एक राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, आंतरिक सुरक्षा के नाम पर, सेना के नाम पर एक माहौल बनाने का प्रयास, एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन यह मुझे नहीं लगता कि लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। आज जो देश के सामने समस्याएं हैं, उनको लेकर के उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने किसी उस योजना की चर्चा नहीं की जो उन्होंने पिछले एक दशक से उन्होंने शुरू किया। उसमें किसी संशोधन की आवश्यकता है, नहीं है, कोई नई बात जोड़ी जानी है, नहीं जोड़ी जानी है, उसकी उपलब्धियां क्या है, किसी बात की कोई चर्चा नहीं किया। उन्होंने जीएसटी का उल्लेख किया कि जीएसटी को दीपावली के अवसर पर उसका लाभ देना चाहते हैं, तो आज क्यों नहीं देना चाहते हैं? आज 15 अगस्त पर अगर आप कम कर देते तो क्या बिगड़ जाता? कौन, किसी पंडित जी ने पत्र देख के बताया है क्या आपको? और वो ऐसी कौन सी चीज वापस लेने जा रहे हैं, किसी और ने उसको लागू किया था, उसको आप ही लागू किए हुए हैं। हर राज्य सरकार इसको लेकर के चिल्ला रही है। आप अर्थशास्त्र के जानकार कहते चले आ रहे हैं कि जीएसटी के लागू होने के बाद से एमएसएमई सेक्टर को बहुत भारी नुकसान हुआ है, बहुत कई उद्योग धंधे बंद हो गए, कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचा है। तब तो आप किसी को सुनने के लिए नहीं तैयार थे। विपक्ष नेता ने जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स लगातार कहते चले आ रहे हैं, तब आप उनका मजाक उड़ाते हैं। और आपने वायदा किया था कि एक देश एक टैक्स करके हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को ठीक कर देंगे और कर चोरी को रोक लेंगे। कर चोरी की घटनाएं इसी तरह लगातार बढ़ती जा रही हैं। जब रेड होता है जीएसटी के लोगों की तो इसे बड़े पैमाने पर रुपए कर अपहुंचन के मामले सामने आते हैं और कुछ बात नहीं होती। और आप एक नया नारा आपने दे दिया। जब बात कही जाती थी कि जीएसटी में संशोधन की आवश्यकता है, सरकार क्या कहती थी कि सरकार जीएसटी के मामले में कुछ नहीं कर सकती, जीएसटी काउंसिल उस पर निर्णय लेगी। तो प्रधानमंत्री जी आज की हैसियत से इस बारे में आश्वासन दे रहे थे देश के लोगों को। तो ये जितना घटनाक्रम है वो सभी घटनाक्रम से कोई बेहतर तस्वीर उभरती हो, ऐसा नहीं लगता। आज वो जो उन्होंने एक युवाओं को रोजगार देने वाली योजना का उन्होंने एक घोषणा की, उसका अब कुछ देर पहले ही उसमें युवाओं को रोजगार नहीं देना है, जो युवा प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, 15,000 रुपया उनको गिफ्ट करेंगे वो। अब आप सोच, अच्छा उसका हवा निकाल दिया राहुल गांधी ने। एक उन्होंने एक्स पर एक लिखा हुआ है कि अभी हाल में ही इसी सत्र में लोकसभा में सरकार ने जवाब दिया उनके उस सवाल का कि इसी तरह की एक योजना पिछले 15 अगस्त को घोषणा किया था प्रधानमंत्री जी ने, और उसमें कहा गया था कि 60,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। उसमें उन्होंने पूछा है उस अपने सवाल में कि कितने लोग इससे लाभान्वित हुए, तो कारपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री और ये रोड मिनिस्ट्री का एक जवाब है, हाईवेज का मिनिस्ट्री का जवाब है कि 10 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। 1.5 लाख लोगों, 10 लाख लोगों से अधिक, ध्यान रखिए, जो राहुल गांधी के उस ट्वीट में लिखा गया। और उन्होंने लोकसभा के प्रश्न का जो जवाब है उसको पूरा चस्पा कर दिया, उसकी फोटोकॉपी लगा दी है। उसके अनुसार 10 लाख से अधिक लोगों ने उस कार्यक्रम में रुचि दिखाई, 1 लाख लोगों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया और 9,000 से कुछ ही अधिक लोगों ने, माने पूरे 10,000 लोग भी नहीं है जिन्होंने उस योजना में कुछ ज्वाइन किया। यह सरकार का रेशियो है। ठीक है। तो सवाल यह है ना कि आप औद्योगिक विकास की, रोजगार के अवसर की, बेहतर स्वास्थ्य की, बेहतर आंतरिक सुरक्षा की, प्रभावशाली विदेश नीति की, किसी की आप बात नहीं कर रहे हैं। तो आप 103 नहीं 203 मिनट भाषण दीजिए, वहां जितने लोग बैठे हुए हैं तो सुनेंगे सब लोग। और जो लोग आज ये सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी उस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, उनको यह भी सवाल उठाना चाहिए कि निवर्तमान उपराष्ट्रपति जी कहाँ है, वो कहाँ बैठे हुए थे। सही बात जी, बिल्कुल सही कहा। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आता हूँ। देखिए, हमारे एक साथी पूछ रहे हैं, हालांकि पीएम का भाषण मैंने सुना नहीं, लेकिन जानकारों का मत है कि यह उनका विदाई संबोधन था, संभवतः इसीलिए पहली बार आरएसएस को लाल किले तक ले आए। एक और मैं न्यूज देख रहा हूं कि कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें भागवत की कृपा चाहिए। अब भगवान की कृपा से काम नहीं चलेगा, भागवत, ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ,
भागवत की कृपा चाहिए ताकि 75 वर्ष की उम्र के बाद भी पीएम रह सकें। क्या आपको लगता है आरएसएस का जिक्र वाकई इसीलिए किया है या कुछ और कारण है? संजय भाई। देखिए, आरएसएस का जो नाम लिया है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मोदी जी चाह रहे हैं या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि 17 सितंबर के बाद प्रेशर उनके ऊपर आएगा कि जो लक्ष्मण रेखा आपने बनाई थी। मोदी जी ही हमेशा कहते थे कि 75 के बाद रिटायरमेंट, तो अब स्वयं इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जीएसटी की चर्चा करके कि दिवाली में बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा, एक प्रकार से इस चर्चा को शुरू होने से पहले ही विराम दे दिया है कि ही इज नॉट गोइंग टू रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। क्यों? क्योंकि दिवाली तो इनके 75 वर्ष पूरे होने के बाद आएगा। दूसरी चीज एक जो संभावना और लगती है कि दिवाली के समय ही बिहार के चुनाव की अधिसूचना घोषित हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो क्या दिवाली के समय ये जीएसटी में जो प्रस्ताव जो उन्होंने रखा, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि 2 स्लैब ये लोग करने जा रहे हैं, 5 और 18, तो क्या यह लागू कर पाएंगे? क्योंकि आचार संहिता का मामला है। तो इसका मतलब है कि या तो बिहार चुनाव नहीं होगा, शायद ये आगे बढ़ जाए अगले 3 महीने के लिए। क्योंकि एसआईआर को लेकर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख दिखाया है और आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया है कि वे सारे लोग जो 65 लाख जिनका नाम कटा है उन सभी के नाम को वेबसाइट पे डालें, और जिस जिस जनपद में जिन ये लोगों के नाम कटे हैं उन सबके नाम डालें, पंचायत स्तर पे डालें, पूरी तरह डिस्प्ले करें, अखबार में दें और टीवी में दें, सभी जगह करें। तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली है बिहार चुनाव की। और इसीलिए देखिए उस समय कैसे एक लॉलीपॉप थमाया जाए, इस नाते इन्होंने जीएसटी का एक लॉलीपॉप लेके आए। क्योंकि पिछले 1 जुलाई 2017 से इस देश में जीएसटी लागू हुआ है, यानी 8 साल पूरा हो चुका है। जीएसटी में जो कंफ्यूजन सरकार ने पैदा किया था, देखिए अमूमन दुनिया के अन्य देशों में, ज्यादातर देशों में देखेंगे जहां भी जीएसटी है अमूमन 2 ही स्लैब होते हैं, शायद कहीं कहीं 3 भी हैं, लेकिन भारत में 7 और 8 स्लैब है। तो यानी एक प्रकार से ये शायद, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है धनंजय भाई, अपने साथी पैनलिस्ट से भी मैं इस बात को समझना चाहूंगा कि कहीं ये वही तो नहीं है 5 किलो राशन को जो एक प्रकार से इन्होंने एक तुरुप का इक्का मान के चला था, जिसका फायदा मिला था इनको मोदी जी को। शायद ये जीएसटी का एक इक्का चलाना चाह रहे हैं, तुरुप का इक्का, कि व्यापारी वर्ग जो नाराज इनसे चल रहा है वो थोक भर के फिर से भाजपा को वोट देंगे और मोदी जी को वोट देंगे। तो इस प्रकार की एक तो यह चीज है। आरएसएस का नाम लेने का मतलब ही यही है, ये कनेक्टेड है कि देखिए अभी हमें यह काम करना है और आप अभी हमें मत छेड़िए। तो ये 2 चीजें मुझे लगता है कि इसमें कनेक्टेड है। अब सवाल जो इससे भी बड़ा है कि भाई स्वतंत्रता दिवस के मौके पे आपको देश का संबोधन करना है, उसमें आरएसएस का नाम आया ही क्यों? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था, क्योंकि इनका तो कोई रोल रहा नहीं देश की स्वतंत्रता में। तो फिर इनका नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तो स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रकार से स्वतंत्रता दिवस के जो पूरे के पूरे भाषण है, इसको उन्होंने एक राजनीतिक भाषण के तौर पर बना दिया। कुछ कार्यक्रम की भी इन्होंने घोषणा की। देखिए ईमानदारी से अगर समीक्षा की जाए तो कायदे से इस समय मोदी जी को विदेश नीति और टैरिफ पे बात करनी चाहिए थी। इस पे ये गोलमोल जवाब दे गए या इस पे कोई साफ साफ बात इन्होंने नहीं की। सबसे बड़ा खतरा इस समय भारत के समक्ष विदेश नीति को है कि, और अभी पुतिन, आज रात को 1 बजे पुतिन और ट्रंप महोदय मिल रहे हैं, ये सबसे बड़ा इशू, क्योंकि ट्रंप महोदय ने कहा है कि अगर पुतिन के साथ वार्ता विफल रही तो अभी और टैरिफ बढ़ाएंगे। यानी एक प्रकार से लगातार ट्रंप महोदय धमकी दे रहे हैं।
मोदी जी आखिर क्यों डर रहे हैं? उनको साफ साफ कहना चाहिए कि ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे जिनपिंग हो, चाहे कोई भी लीडर हो, हम किसी से नहीं डरते हैं और भारत किसी से नहीं डरता है। हम भारत के लोग आपके इस गिदड़ भपकी से नहीं ये होंगे, लेकिन बावजूद इसके एक शब्द नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार की ये जो राष्ट्रवाद या एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और इस प्रकार की जो चीजें जो वो रख रहे हैं, वो केवल भरमाने वाली बात है, जिसका कि वास्तविक राजनीति से कोई मतलब नहीं है। केवल जनता को भरमाना चाहते हैं और इनको शायद इस बात का गुमान है कि पहले लोग इनको बहुत ही गौर से सुनते थे, अभी भी उतने ही गौर से और ध्यान से सुनते होंगे। शायद कुछ अंधभक्त जरूर सुनते होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि अब ऊब होने लगी है, लोगों को विश्वास नहीं, अपनी क्रेडिबिलिटी ये खो चुके हैं। जी धनंजय भाई। ठीक है, ठीक है। विनय भाई, मैं आपसे आपसे सवाल करता हूं कि जिस तरह से कह रहे थे अभी संजय भाई कि मोदी जी क्यों डर रहे हैं ट्रंप से, अजीत अस्थाना जी को ले जाना चाहिए था, वो डर जो है भाग जाता। क्यों डर रहे हैं विनय भाई मोदी जी ट्रंप से? ट्रंप तो उनके खास मित्र थे। दुनिया में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं हुआ जिसने ट्रंप के लिए कहा हो अब की बार ट्रंप सरकार। क्या दिक्कत है? और ऑपरेशन सिंदूर पे 13 मिनट बोलने की क्या आवश्यकता थी? धनंजय भाई, जो संजय जी ने जो बात कही कि वो राष्ट्रवाद के पीछे छुप रहे, वो राष्ट्रवाद नहीं, अंधराष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। और मोदी जी जो भाषण दे रहे हैं वो शायद ये इस चीज को भूल जा रहे हैं कि उनके सामने जो ऑडियंस है वो कैप्टिव ऑडियंस नहीं, कैप्टिव ऑडियंस को जैसे भाषण दे रहे हैं उस तरह से वो भाषण दे रहे हैं। और देखिए, जो 15 अगस्त और लाल किला जो है, वो लाल किला जो जो प्रतीक है हमारा, वो प्रतीक जो है हमारा देश की आजादी से पहले ही लाल किला एक ऐसे प्रतीक के रूप में उभर करके आया जो हमारी साझी जो विरासत है और जो हमारा सपना था कि किस तरह का देश बनेगा जिसमें सबकी बराबर की हिस्सेदारी होगी और सबका सम्मान होगा। और देखिए, आईएनए ट्रायल को जो लोग जानते हैं कि उसमें काफी लंबे अरसे बाद जो लोग वकील थे, चाहे वो आसफ अली थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू ने काफी लंबे समय के बाद जो है अपना वो एडवोकेट वाला कोट पहना था और उन्होंने बहस की थी आईएनए ट्रायल के, क्योंकि हमारी आजादी सुनिश्चित करने में आईएनए ट्रायल का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि उस समय जो है अंग्रेजों को इस बात का एहसास हो गया कि अब जो है हम देश के ऊपर लंबे समय तक सैनिक शक्ति के बल पे कम से कम जो है नहीं शासन कर सकते, क्योंकि हमारे देश की जो लोग हैं उनका ब्रिटिश शासन के अपराजेयता पर से विश्वास उठ गया है और हमको अब यहाँ से जाना ही होगा। तो एक ऐसे प्रतीक की छाया में जो हमारे एक सपने का, साझे सपने का जीवन प्रतीक है, वहां से एक ऐसा भाषण जो भाषण देश को जोड़ने की बजाय उसके जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। और उनसे पहले के जितने लोगों की जो राजनीतिक विरासत है, देखिए देश किसी एक आदमी की बपौती नहीं होती, कोई एक व्यक्ति देश को नहीं गढ़ता है, ना भूगोल गढ़ता है। देश जो है वो बहुत धीमी प्रक्रिया में बनता है और वो देश जो है ज्योग्राफी से भी ऊपर उठ करके लोगों के जेहन में होता है। और मोदी जी को अगर वो ऑपरेशन सिंदूर पे 13 मिनट बोलते हैं तो वो इसलिए बोलते हैं कि इसके जरिए वो लोगों को खामोश करा सके। जबकि आपने जो सवाल उठाया है कि वो ट्रंप साहब के सामने कोई बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, एक ऐसे मौके पे जो उत्सव जो है 15 अगस्त जो है हमारी खुद मुख्तारी का उत्सव है, कि हम देश के आजाद होने से पहले से जो हमारे जो आजादी का जो आंदोलन चला उससे हमारे पूरी दुनिया में हमारे देश की साख थी आजादी से पहले से ही। तमाम, चाहे यूरोपियन सोशलिस्ट कांग्रेस हो, तो नेहरू, इसीलिए तो नेहरू जी को बनाया गया कि नेहरू जो है इस देश की साझी विरासत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश के साख को आगे ले जाए।
और ये क्या कर रहे हैं कि बगैर वो देश काल का जिक्र किए, उस समय की परिस्थितियों का जिक्र किए, हर बात के लिए नेहरू को जो है वो दोषी ठहरा करके कांग्रेस की जो इतनी लंबी विरासत है उसको खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में बाकी जितनी भी तमाम आप खामियां निकाल लीजिए, वो सारी फंक्शनल है। आइडियोलॉजिकली कांग्रेस में कुछ समस्या नहीं है, देश को इकट्ठा, और जो उसकी विरासत है, उसका जो त्याग है, वो अपनी जगह पर है। जब आप आरएसएस का जिक्र करने की आपको जरूरत पड़ती है, तो आरएसएस का थोड़ा हमको इतिहास भी देखना चाहिए। देखिए, ये एक संयोग है नहीं है कि 1925 में ही जो है आरएसएस का भी नींव हुई और मुस्लिम ब्रदरहुड की भी नींव उसी समय बनी, और दोनों ही संस्थाएं आगे चल करके क्या स्वरूप ली वो सब लोगों के सामने है। तो जब एक ऐसा मौका, जिस मौके पे आप देश की बात करते हैं और देश को साझे अपने साथ साझा लेकर के आगे की यात्रा पर चलते हैं, तब बहुत जरूरी होता है कि आप जो है देश के साथ और लोगों के साथ सीधा संवाद करें। और ये जो संवाद है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें लोगों को इस बात का आभास हो कि उनकी बात की जा रही है। अन्यथा आप कुछ भी बोले, कम्युनिकेशन का उसका कोई मतलब नहीं होता। जब आप एक बार विश्वसनीयता खो देते हैं, फिर आप कुछ भी कहते हैं उसका कोई असर नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये जो खामी है कि लोगों की तक रीच आउट करने का, लोगों की बातों को अपने साथ शामिल करने का, इसमें कहीं ना कहीं जो है वो, और ये तो सबसे बड़ा उदाहरण है कि कम से कम जो लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ अगर ऐसी स्थिति हुई कि इस मौके पर भी वो शामिल नहीं हो पाए, निवर्तमान उपराष्ट्रपति नहीं शामिल हो पाए, तो ये जो है आपकी देश को पुलिस स्टेट की तरफ ले जा रहे हैं, जहां सिर्फ जो है वो सैनिक सफलताएं जो है और जो है सुरक्षा जो है यही चीजों को तय करेगा, या देश को भागीदारी और लोगों के विश्वास के जरिए देश आगे जाए। तो खास करके सिर्फ संख्या के बल पे, बहुमत के बल पे अगर आप देश की महानता का नींव डालना चाहते हैं, तो आपको इतिहास से आपने कोई सबक नहीं लिया और आप गलत इतिहास पढ़ा करके देश का जो है वो भविष्य खराब करना चाहते हैं। जी, ठीक है।